नमस्कार साथियों, किरण वाई की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। कहानी को समझने के लिए कृपया पूरा वीडियो अवश्य देखें। शुभांग की बेचैन नजरें कब से नंदिनी को ही तलाश रही थी और नंदिनी तो जानबूझकर शुभांग की नजरों से छुपती फिर रही थी। आज जिस तरह से शुभांग ने अपने चेहरे पर लगी हल्दी नंदिनी के गालों पर लगाई थी, उस एहसास से तो नंदिनी शर्माई सी छुई मुई हुई जा रही थी। अब शुभांग के नजरों की तपिश सहने की हिम्मत नहीं थी उसमें। हल्दी के बाद मेहंदी का फंक्शन था। उसके बाद आज ही लेडीज संगीत भी होना था, क्योंकि दूल्हा दुल्हन के विशेष आग्रह पर कल बैचलर्स पार्टी रखी गई थी और उसके अगले दिन शादी। सुनंदा जी ने आते ही सबसे पहले शुभांग से नंदिनी के बारे में पूछा। अभी शुभांग कुछ कहता ही कि सुनंदा जी ने उसका चेहरा धीरे से उस ओर घुमाया जिधर से नंदिनी और निधि देवांशी को लेकर मेहंदी की रस्म के लिए हॉल में आ रही थी। नंदिनी ने स्लीवलेस ब्लाउज के साथ सी ग्रीन नेट की साड़ी पहनी हुई थी। गले में एक पतली सी नेकलेस और कान में ग्रीन स्टोन के बड़े बड़े टॉप्स। कमर के नीचे लहराते बाल, माथे पर ग्रीन स्टोन की छोटी सी बिंदी, होठों पर हल्की सी लाली। इस सादगी में भी नंदिनी सबसे सुंदर लग रही थी। शुभांग की नजरें खुद पर महसूस करके नंदिनी की नजरें झुक गईं और नंदिनी को अपलक निहारते शुभांग के होठों पर गहरी मुस्कान आ गई थी। इसे देखकर सुनंदा जी, शिशिर और निधि खुशी से मुस्कुरा पड़े। देवांशी को सोफे पर बिठाकर नंदिनी ने सुनंदा जी के पास आकर उनका पैर छुआ तो सुनंदा जी ने उसे गले से लगा लिया और मुस्कुराते हुए उसकी आंख से काजल अपनी उंगली में लेकर नंदिनी के कान के पीछे लगाते हुए बोली, महादेव तुम्हें हर बुरी नजर से बचाएं बेटा, बहुत सुंदर लग रही हो। नंदिनी शर्मा कर बोली, थैंक यू आंटी। सुनंदा जी उसका हाथ पकड़कर लॉबी में खड़े शुभांग के पास आ गई, जो दीपेन से फोन पर बात कर रहा था। लेकिन नंदिनी जब से आई थी, शुभांग उसको ही देखे जा रहा था। संयोग से शुभांग ने भी सी ग्रीन कलर की शर्ट और वाइट पैंट पहनी थी। उसके घुंघराले बाल उड़कर उसके चौड़े माथे को ढक रहे थे। शुभांग भी बहुत हैंडसम लग रहा था। फिर हमारी नंदिनी उसके चेहरे से निगाहें कैसे हटा पाती भला। उन दोनों को एक दूसरे में खोया देखकर सुनंदा जी ने धीरे से खखारने की एक्टिंग की तो दोनों ने चौंक कर उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान देखकर दोनों झेप कर नजरें चुराने लगे। सुनंदा जी वहीं खड़ी होकर शादी की तैयारी के बारे में बातें कर रही थी और शुभांग नंदिनी को गाहे बगाहे देख लेता। इस समय उससे नजरें चुराती नंदिनी के क्यूट से एक्सप्रेशंस शुभांग की नजरों को अपनी ओर बरबस खींच रहे थे। तभी सुनंदा जी के मोबाइल पर शिशिर का फोन आता है। शिशिर ने धीरे से कहा, आप अपना काम कर चुकी हैं बड़ी माँ, अब प्लीज मेरे पास आ जाइए। आती हूँ बेटा कहकर सुनंदा जी शुभांग और नंदिनी से बोली, तुम दोनों यहीं रुको, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। नंदिनी ने खुद को घूरते शुभांग पर एक नजर डालकर सुनंदा जी से कहा, मैं भी आपके साथ आती हूँ आंटी। नंदिनी आगे बढ़ी ही थी कि शुभांग ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। नंदिनी घबरा कर बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, कोई देख लेगा। शुभांग माथे पर बल डालते हुए बोला, सुबह छत पर मुझे हल्दी लगा रही थी, तब किसी के देखने का डर नहीं लगा। नंदिनी उससे नजरें चुराते हुए बोली, क्यों रोका है मुझे। शुभांग को गुस्सा आ गया। उसे अपने पास खींचते हुए बोला, सुबह से कितना खोजा तुम्हें, अब आई हो तो जाने की इतनी जल्दी है। तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं थी। एक बार आकर पता करो कि मैं कितना परेशान हो रहा हूँ। नंदिनी मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर एटीट्यूड की दुकान, प्यार भी जताएंगे तो पूरे एटीट्यूड से। इन्हें तो मैं बताती हूँ। फिर थोड़ा अकड़ दिखाते हुए बोली, मैं काम में बिजी थी। वैसे क्यों खोज रहे थे आप मुझे? ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि आप इतना परेशान हो गए?
कहकर शरारत से उसकी आंखों में झांकने लगी। शुभांग को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहे। फिर अकड़ते हुए बोला, तुम बिजी थी तो मैं भी इतना वेला नहीं हूं कि बिना काम के किसी के पीछे घूमता फिरूं। फिर उसकी कलाई हल्के से घुमाई और उसकी आंखों में गहरी नजरों से देखकर बोला, तुमसे दो बातें कर ली तो कोई गलतफहमी मत पाल लेना मन में। तुम्हारी जैसी जाने कितनी लड़कियां शुभांग आर्य के आगे पीछे घूमती हैं, लेकिन मैं किसी को भाव नहीं देता। और उसका हाथ झटके से छोड़कर बड़ी स्टाइल से अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ाया और जाने लगा। नंदिनी उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने पास करके बोली, आप जैसे जाने कितने लड़के नंदिनी राजपूत के पीछे पीछे अपना दिल हथेली पर लिए घूमते हैं, लेकिन मैं भी किसी को भाव नहीं देती। कहकर उसे तिरछी नजरों से देखा और मुस्कुराकर जल्दी से चली गई। शुभांग ने गुस्से से तिलमिलाकर कहा, तेरी तो मैं बताता हूं तुम्हें मिस नंदिनी राजपूत, शुभांग आर्य से अकड़ दिखाने का क्या नतीजा होता है। देवांशी की मेहंदी का शगुन होने के बाद नंदिनी उसे लेकर रूम में चली गई, जिससे वो आराम से हल्के कपड़ों में बैठकर मेहंदी लगवा सके। जब नंदिनी बड़ी देर तक बाहर नहीं आई, तो शुभांग बेचैन होकर सीधे देवांशी के रूम में ही जा पहुंचा, जबकि ये उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। लेकिन अपने बेसब्र दिल को रोक पाना अब उसके वश में नहीं था। डोर नॉक करके वो अंदर आ गया। देवांशी, उसकी लंदन से आई फ्रेंड मिली और नंदिनी को मेहंदी लगभग लग चुकी थी, लेकिन नंदिनी दूसरी ओर मुंह करके बैठी एक कोन लेकर अपनी हथेली में कुछ लिख रही थी, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। शुभांग को वहां आया देखकर देवांशी हैरान हो गई थी, लेकिन शुभांग ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा और धीरे से नंदिनी के पीछे जाकर उसकी मेहंदी देखने की कोशिश करने लगा। शुभांग के वहां होने का आभास होते ही नंदिनी ने अचानक अपना चेहरा उठाया, तो मिरर में सामने शुभांग उसकी मेहंदी ढांकता हुआ नजर आ गया। उसने झट से अपनी हथेली पलटकर अपनी मेहंदी छुपा लिया और नाराजगी से मिरर में ही उसकी ओर देखने लगी। शुभांग को बहुत बुरा लगा। वो मिली के पास जाकर बैठ गया और उसकी हथेली हल्के से छूकर बोला, टोमी। मिली ने खुश होकर अपनी हथेली शुभांग के सामने फैला दी। मिली को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शुभांग खुद चलकर उसके पास आया है। मिली उसके और करीब आकर बोली, आपको ऐसे रिचुअल्स पसंद हैं? शुभांग उसकी ओर मुस्कुरा कर देखते हुए बोला, ऑफ कोर्स, मुझे ये सब बहुत पसंद है। नंदिनी हैरानी से शुभांग को देखे जा रही थी और शुभांग उसके चेहरे पर परेशानी वाले एक्सप्रेशंस देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। मिली ने अपनी कोहनी को शुभांग के कंधे पर टिकाते हुए कहा, आई लव योर डैशिंग एंड क्यूट पर्सनैलिटी। क्या आप आज संगीत में मेरे साथ डांस करेंगे? एक्चुअली मेरे पास कोई डांस पार्टनर नहीं है। शुभांग ने एक उड़ती नजर नंदिनी पर डाली और फिर मिली की ओर थोड़ा सा झुक कर बोला, ऑफ कोर्स मिस मिली, एंड थैंक यू सो मच मुझे अपना डांस पार्टनर बनाने के लिए। एक्चुअली मेरे पास भी कोई डांस पार्टनर नहीं है। मिली ने उत्साह में आकर उसके गिर्द बाहों का घेरा डालते हुए उसके गाल में किस कर लिया, लेकिन इतना तो शुभांग ने नहीं सोचा था। उसने घबरा कर नंदिनी की ओर देखा। नंदनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और आंखें भर आई थी। देवांशी का मुंह तो हैरानी से खुला रह गया। ये शुभांग को क्या हुआ आज? ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? उसकी नजर नंदिनी पर पड़ी, जो अब उठकर खड़ी हो गई और जाते हुए बोली, देवांशी दी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कहकर वो देवांशी का जवाब सुने बिना ही वहां से चली गई। शुभांग भी उठकर जाने लगा, तो मिली ने पीछे से आवाज देकर पूछा, तुम आज संगीत में क्या पहन रहे हो शुभांग? शुभांग बिना उसकी ओर देखे बेख्याली में बोल गया, कुछ भी नहीं, और झटके से दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। मिली की आंखें चौड़ी हो गईं और आश्चर्य से बोली, व्हाट? और फिर खुद ही शर्माते हुए कहा,
हाउ रोमांटिक! मैं तो इन्हें रूड समझती थी। और देवांशी मन में सिर धुनते हुए बोली, ये क्या किया शुभांग तुमने? नंदिनी को जलाने के लिए इस मेढकी को क्यों मुंह लगाया? अब ये तुम्हारे आगे पीछे फुदक फुदक कर तुम्हारी नाक में दम कर देगी। उधर शुभांग ने बाहर निकल कर देखा तो नंदिनी फिर किसी रूम में समा चुकी थी। अब वो किस किस का डोर नॉक करके नंदिनी को खोजेगा। अपनी बेवकूफी पर बुरी तरह झल्लाते हुए बोला, होगा तू बहुत बड़ा शार्प माइंड बिजनेसमैन, लेकिन मोहब्बत के मामले में बिल्कुल गोबर गणेश है। नंदिनी को परेशान करने के चक्कर में उसे नाराज कर दिया। अगर अब उसने सच में अपने लिए कोई डांस पार्टनर खोज लिया तो बैठकर जलते भुनते रहना। वो गुस्से से पास के दरवाजे पर एक मुक्का मार कर बोला, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अलावा कोई और नंदिनी के पास जाने की कोशिश करेगा तो उसकी जान ले लूंगा। उसके मुक्का मारते ही दरवाजा अंदर की ओर खुल गया और वो भी दरवाजे के साथ अंदर पहुंच गया था। उसने कमरे पर एक उड़ती नजर डाली। वो एक छोटा सा स्टोर रूम था। तभी उसकी नजर एक कोने में उसकी तरफ पीठ करके आंखें नीचे खड़ी नंदिनी पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ गई। उसने पीछे से नंदिनी के कंधे को पकड़ते हुए उसके कान के एकदम पास जाकर कहा, यहाँ क्या कर रही हो मिस नंदिनी राजपूत? चोरी के इरादे से तो नहीं आई हो? नंदिनी गुस्से से उसकी ओर पलट कर बोली, यही बात तो मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ मिस्टर आर्य, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन जगह इतनी कम थी कि पलटते ही वो शुभांग से टकरा गई। शुभांग ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे संभाल लिया और बड़े प्यार से उसकी आंखों में झांक कर बोला, उससे मैं और भी खूबसूरत लगती हो नंदिनी। नंदिनी ने चिढ़कर अपना पैर शुभांग के पैर पर मारा। शुभांग दर्द और गुस्से से तिलमिला गया, लेकिन दर्द बर्दाश्त कर ले गया और बोला कुछ नहीं। नंदिनी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मेरी तारीफ करने के लिए बहुत लोग हैं, आप तो जाकर उस मेंढकी की तारीफ कीजिए। अब तो शुभांग को बड़ा मजा आने लगा था नंदिनी को चिढ़ाने में। उसके कान के पास अपने होठ ले जाकर धीरे से कहा, तुम्हें जलन हो रही थी मिस नंदिनी? नंदिनी पलटकर दूसरी ओर मुंह करके खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, मैं क्यों किसी से जलूंगी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप किसी का हाथ पकड़िए, किसी को अपना डांस पार्टनर बनाइए या गले लगाइए, या फिर कोई आपको कहकर अपनी जीभ दांतों तले दबाकर चुप हो गई और मन में कहा, ये तू अकड़ू आर्य के सामने क्या क्या बोले जा रही है। अब तो ये तेरी सांसें अटकाने से बाज नहीं आएगा। शुभांग पीछे से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास करके बोला, अपनी बात पूरी कीजिए मिस नंदिनी, कोई मुझे क्या करे तो? शुभांग की नजदीकी अब नंदिनी की धड़कनें बढ़ाने लगी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। फिर कसमसाते हुए बोली, छोड़िए मुझे, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? शुभांग ने उसके गाल पर धीरे से चूम कर कहा, और कोई ऐसे मुझे चूम लेगा तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुभांग की बात पर नंदिनी का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें कस कर मीच ली। शुभांग ने धीरे से उसकी हथेली थाम कर कहा, मैं तुम्हारी मेहंदी देख नहीं सकता, पर महसूस तो कर सकता हूं ना। कहकर अपनी आंखें बंद की और उसकी मेहंदी लगी हथेली आहिस्ता से चूम लिया। अपनी हथेली पर शुभांग के होठों की वन महसूस करते ही नंदिनी ने झट से अपनी आंखें खोल दी। शुभांग बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखकर मुस्कुरा रहा था। नंदिनी उसे एक टक देखकर सोच रही थी, बस कुछ दिन पहले ही ये अपने होठों पर मुस्कान की एक हल्की सी लकीर भी नहीं आने देते थे, और अब बात बात पर कितनी सहजता से मुस्कुरा देते हैं। शुभांग नंदिनी को अपने विचारों में खोया देखकर उसके आगे हाथ लहराकर बोला, आई एम सॉरी नंदिनी, वो मैं रूम में सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा था। आई एम वेरी सॉरी।
नंदिनी ने आहिस्ता से अपनी पलकें झपकाकर कहा, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। शुभांग ने फिर उसकी कलाई पकड़कर कहा, किसी और को डांस पार्टनर बनाने की सोचना भी मत, वरना उसका जो हश्र होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी मिस नंदिनी राजपूत। नंदिनी हल्की नाराजगी से बोली, अच्छा, तो अब आप मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं? शुभांग उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, ऐसा ही समझ लो। नंदिनी उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें कहते कहते रुक गया और कुछ पल उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, कुछ नहीं, अब चलो यहाँ से। नंदिनी की सांस तो मानो रुक ही गई थी, फिर एक गहरी सांस लेकर उसके पीछे पीछे चली आई। शुभांग तैयार होकर संगीत फंक्शन की तैयारी देखने हॉल में पहुंचा तो सामने से अपनी ओर आ रहे हनी को देखकर हैरानी से कहा, इसे किसने यहाँ बुलाया? लेकिन हनी तो बड़ी गर्मजोशी से आगे बढ़कर उसके गले लग गया, जैसे दो अजीज दोस्त बहुत दिनों बाद मिले हों। कैसे हो यार? हम कितने दिनों बाद मिले हैं। हनी उसकी पीठ पर धौल मारते हुए बोला। शुभांग ने जवाब देने की बजाय चिढ़कर उल्टा सवाल कर दिया, कैसा दिख रहा हूं तुझे? और इतने भी दिन नहीं हुए जो तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है। हनी हंसते हुए बोला, क्या हुआ यार? बहन की शादी पर तो बंदे खुश होते हैं और तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुझे काले पानी की सजा सुना दी गई है। शुभांग ने एक भौं चढ़ाकर उसकी ओर देखा तो हनी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, रिलैक्स यार, चल कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं ना, तेरा मूड बिल्कुल सही कर दूंगा। शुभांग हनी को लेकर स्नैक्स की टेबल की ओर बढ़ गया। हनी भी शुभांग का स्कूल का फ्रेंड था। शुभांग, युवराज, बलराज, देवांशी, केशव, हनी सभी एक ही स्कूल में पढ़कर एक साथ बड़े हुए थे और इन सब के परिवार वालों में भी या तो रिश्तेदारी थी या अच्छी दोस्ती थी। इसलिए सब एक दूसरे के यहाँ फंक्शन पर इकट्ठे हो जाते थे। शुभांग ने हनी से पूछा, वो तो सऊदिया में रहता है ना, फिर यहाँ कैसे? हनी हंसते हंसते अचानक रुक कर बोला, यहाँ एक जरूरी मिशन पर आया था। शुभांग ने एक गहरी नजर उसके चेहरे पर डालकर पूछा, किस मिशन पर? डोंट बी सीरियस यार, आई एम जस्ट जोकिंग। हनी ने जोर से ठहाका मार कर कहा। मिशन की बात करते करते हनी की आंखों में एक शैतानी चमक देखकर शुभांग के दिमाग में कुछ खटक गया था, लेकिन क्या, ये अभी उसकी समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद सभी लोग संगीत के फंक्शन के लिए होटल के ही एक छोटे से ऑडिटोरियम में इकट्ठे होने लगे। शुभांग स्टेज के सामने खड़ा था। हनी भी आकर उसके बगल खड़ा हो गया। तभी नंदिनी निधि के साथ उसके बगल से होकर स्टेज के पीछे की ओर जाने लगी। वो और निधि इस समय गणेश वंदना के कॉस्ट्यूम में थे। दोनों ही सुंदर लग रही थीं, लेकिन नंदिनी तो जैसे स्वर्ग से उतरी अप्सरा को भी मात दे रही थी। उसे देखते ही शुभांग के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई थी। नंदिनी ने एक नजर शुभांग की ओर देखा। शुभांग ने हल्के से पलके झपकाकर आंखों में ही उसकी तारीफ की। नंदिनी की आंखों में तो हया की लाली थी, लेकिन होठों पर प्यारी सी मुस्कान खिंच गई थी। हनी शुभांग के बगल खड़ा उन दोनों को बड़े गौर से भी देख भी रहा था और काफी कुछ समझ भी गया था। नंदिनी के जाते ही उसने शुभांग को साइड से हक करके कहा, कौन है ये अप्सरा? इसे देखकर तो मेरा दिमाग ही सुन्न हो गया। और तुझे क्यों इतने प्यार से देख रही थी? शुभांग का चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए बोला, तेरी आंखों में भी बड़ी कशिश नजर आ रही है साले, मामला क्या है? शुभांग ने नाराजगी से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, और तू जो करने आया है वो कर, ज्यादा मेरे बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। हनी जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर बोला, वही तो कर रहा हूँ यार, पहले देवांशी की शादी अटेंड करनी है, उसके बाद तेरी और मोनिका की शादी में खूब मजे करने हैं। आखिर तुम और मोनिका दोनों ही मेरे दोस्त जो ठहरे। फिर शुभांग की ओर शरारत भरी नजरों से देखकर कहा,
लेकिन मुझे तो तेरी आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा है। मोनिका को दगा मत करना यार, तू तो उसका बचपन का प्यार है। फिर शुभांग के कान के पास जाकर धीरे से पूछा, वैसे ये एटम बम है कौन? शुभांग ने हनी के कंधे को बड़ी जोर से दबाते हुए उसकी ओर खा जाने वाली नजरों से देखकर गुस्से से कहा, तूने आज तक लड़कियों की इज्जत करना नहीं सीखा, तो अब मैं सिखा देता हूँ। हर लड़की तेरे टाइप की नहीं होती। वो ज्योत्सना मौसी के कॉलेज की एक इज्जतदार और शरीफ लड़की है और मेरे लिए बहुत खास है। तुझे जो सोचना है सोच ले। आइंदा उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कहकर उसे पीछे पुश कर दिया। हनी अपना कंधा सहलाते हुए खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, तुझसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। अपने घर बुलाकर कौन बेइज्जती करता है यारों की। तू मेरा जिगरी दोस्त है, इसलिए जा, माफ किया तुझे। शुभांग ने गुर्राते हुए कहा, मैंने माफी नहीं मांगी तुझसे, वार्न कर रहा हूं तुझे। और सामने की रो में जाकर बैठ गया। हनी गुस्से में अपना कंधा सहलाते हुए मन में कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया शुभांग, खा मखा मुझे गुस्सा दिला दिया। और पीछे की ओर चला गया। थोड़ी देर में दूल्हा दुल्हन के साथ सभी घर वाले आगे की लाइन में आकर बैठ गए। प्रोग्राम शुरू हो गया था। सबसे पहले निधि और नंदिनी गणेश वंदना के लिए स्टेज पर आई। पूरे स्टेज पर अंधेरा था, बस एक स्पॉट लाइट उन दोनों पर पड़ रही थी। उन दोनों का डांस देखकर सबकी आंखों में प्रशंसा का भाव था, लेकिन शुभांग की नजरें तो आज फिर नंदिनी के पूरे स्टेज पर थिरकते आलता से सजे सफेद पैरों पर थी। उसकी हर पदचाप शुभांग को अपने दिल पर महसूस हो रही थी। तभी काव्या अपनी दादा दादी के साथ हॉल में आई और शुभांग को देखते ही भाग कर उसकी गोद में चढ़ गई। शुभांग ने भी उसे अपने गले से लगा लिया। युवराज आज नहीं आया था। उसके माता पिता काव्या को लेकर संगीत अटेंड करने आए थे। शुभांग के पापा ने आगे बढ़कर उन दोनों को बड़े आदर से अपने बगल में बिठाकर उनका हाल चाल पूछने लगे। शुभांग ने काव्या को बड़े प्यार से अपनी गोद में बिठाया और सामने स्टेज की ओर इशारा करके कहा, देखिए बेटा, आपकी एंजल कितना सुंदर डांस कर रही हैं। काव्या तो खुशी से चिल्ला उठी, मामू ये तो सच में मेरी एंजल है। कितनी सुंदर लग रही है ना, और कितना सुंदर डांस कर रही है। फिर झट से शुभांग की गोद से उतरकर मचलते हुए बोली, मुझे भी एंजल के साथ डांस करना है मामू, प्लीज मुझे एंजल के पास ले जाइए ना। नंदिनी का डांस खत्म हो गया था। निधि स्टेज के पीछे चली गई, लेकिन नंदिनी के कान में काव्या की आवाज पड़ गई थी। उसने अनाउंसमेंट कर रहे देवांशी के कजिन्स से कुछ कहा और काव्या के पास आकर उसे गोद में उठा लिया। फिर शुभांग से बोली, मैं काव्या को अपने साथ डांस के लिए ले जाऊं? नंदिनी की इस अदा पर तो शुभांग खुशी से झूम उठा। ये सोचकर उसकी आंखें नम हो गईं कि कितनी परवाह है नंदिनी को मेरी फीलिंग्स की। उसकी मॉम को छोड़कर आज तक और किसी ने उसे नहीं समझा था। उधर अपने पति के पास बैठी सुनंदा भी अपने खुशी के आंसू पोंछने लगी। नंदिनी ने काव्या की पसंद का गाना बजने को कहा और उसका हाथ पकड़कर बड़े प्यार से धीरे धीरे उसके साथ डांस करने लगी। काव्या भी खुशी से झूमते हुए नंदिनी के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रही थी। डांस करते करते नंदिनी उसे गोद में उठाकर पूरे स्टेज पर गोल गोल चक्कर काटने लगी। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। युवराज की मां ने सुमित्रा देवी से पूछा, कौन है ये लड़की जो हमारी काव्या को इतनी खुशी दे रही है? सुमित्रा देवी ने कहा, ज्योत्सना जी के कॉलेज की एक स्टूडेंट है। बहुत ही प्यारी बच्ची है। पल भर में सबको अपना बना लेती है। आप भी उससे मिलेंगी ना तो बार बार मिलना चाहेंगी। युवराज की माँ खुश होकर बोली, वो तो मैं देख रही हूँ, वरना आजकल की लड़कियां तो बस शो ऑफ करने में बिजी रहती हैं। कहाँ परवाह है उन्हें किसी बिना माँ के बच्चे की।
काश मेरे युवराज के लिए महादेव ऐसी ही एक प्यारी सी लड़की भेज दें जो मेरी काव्या को माँ का प्यार दे सके। कहकर वो अपनी भीग आई आंखों को अपने आंचल के छोर से साफ करने लगी। सुमित्रा जी आश्चर्य से उनकी ओर देखकर सोच रही थीं, हमारे दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं आई? क्या कमी है युवराज में? अमीर है, हैंडसम है और यंग भी। कोई देखकर नहीं कह सकता कि एक बच्ची का पिता है। उससे तो कोई भी लड़की बड़ी आसानी से शादी करने को तैयार हो जाएगी। एक तरफ ये बातें हो रही थीं और दूसरी तरफ शुभांग अपनी नजरों से ही नंदिनी पर अपने प्यार की बरसात कर रहा था और नंदिनी उसके एहसास में पूरी तरह से डूबी काव्या को गोद में लिए शुभांग के सामने खड़ी थी। अब सबसे पहले बड़ों का डांस शुरू हुआ। उसके बाद यंग जनरेशन की बारी थी। देवांशी और दूल्हे के काफी फ्रेंड्स और कजिन्स आए थे जिन्होंने आज की संगीत में रंग जमा दिया था। ज्योत्सना जी ने सभी बड़ों को चलकर डिनर खाने के लिए आमंत्रित किया। सभी बड़े जाने लगे तो युवराज के मम्मी पापा काव्या को भी अपने साथ खाना खिलाने ले गए। नंदिनी एक बार फिर स्टेज पर अकेली डांस करने लगी तो हनी को धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ता देखकर शुभांग झटके से उठा और सामने की ओर से ही कूद कर स्टेज पर चढ़ गया। लड़के लड़कियां जोर जोर से ताली बजाकर हो की आवाज के साथ उन्हें चीयर अप करने लगे। अब शुभांग भी नंदिनी का हाथ थामे उसके साथ डांस करने लगा। दोनों का तालमेल देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो दोनों पहली बार एक साथ स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी जुगलबंदी ऐसी थी कि देखने वाले पल के झपकाना भूल गए, जैसे दोनों जन्मों से ऐसे ही एक दूसरे की बाहों को थामे एक साथ एक लय और ताल में थिरक रहे हैं। अचानक पूरे स्टेज पर और उसके आसपास की सारी लाइट ऑफ हो गई। बस एक डिम सी स्पॉटलाइट उन दोनों के हर मूवमेंट के साथ घूम रही थी। शुभांग और नंदिनी इस समय सब कुछ भूलकर एक दूसरे की आंखों में खोए थे। उन्हें कहाँ होश था कि बहुत सारी आंखों के साथ दो जोड़ी अंगार उगलती आंखें उन्हें गुस्से से घूर रही थीं और इन दोनों को अलग करने की साजिश रची जा चुकी थी। तभी स्पॉटलाइट भी डिम होते होते बंद हो गई। हॉल में भी हल्की रोशनी थी, लेकिन स्टेज पर तो धूप अंधेरा था। तेज म्यूजिक अभी चल रहा था और पूरा हॉल जोरदार तालियों और हो की आवाज से गूंज रहा था। शुभांग और नंदिनी एक दूसरे की बाहों में खड़े अपनी सांसों को स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों की धड़कनें एक दूसरे को साफ सुनाई पड़ रही थीं। तभी शुभांग ने नंदिनी के गाल पर किस करने के लिए उसके चेहरे के पास झुका और नंदिनी ने अनजाने में अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाना चाहा। इस कोशिश में दोनों के होंठ आहिस्ता से छू गए। शुभांग की आंखें बंद हो गईं और नंदिनी सिहर उठी। उसने दूर जाना चाहा तो शुभांग ने उसके कांपते हाथों को पकड़कर आहिस्ता से उसे अपने सीने से लगा लिया। नंदिनी थरथराती आवाज में बोली, प्लीज मुझे जाने दीजिए। शुभांग उसके कान में बोला, नहीं नंदिनी, वहां बहुत अंधेरा है, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। और उसे अपनी बाहों में संभालते स्टेज के पीछे लेकर चला आया। अंदर अनाउंसमेंट हो रही थी, स्टेज की तरफ कोई मत जाइए, थोड़ी देर में यहाँ की लाइट ठीक हो जाएगी। तब तक सबके बीच में से एक लड़का माइक लेकर खड़ा हो गया और बहुत ही रोमांटिक गाना गाने लगा। सब उसका गाना सुनने में बिजी हो गए थे। शुभांग नंदिनी को बाहों में भरे स्टेज के पीछे एक दीवार से टिक कर खड़ा था। नंदिनी अपनी घबराहट दूर करने के लिए शुभांग को कस कर पकड़े अपना चेहरा उसके सीने में छुपाए खड़ी थी। शुभांग अपनी शर्ट के ऊपर से ही उसकी तेज धड़कती धड़कनों को और उसके होठों की छुअन को अपने सीने में महसूस कर रहा था। उसका हाल भी नंदिनी से कम नहीं था। फिर भी वो किसी तरह खुद को संभाले नंदिनी को रिलैक्स होकर हॉल में चलने के लिए कह रहा था। तभी नंदिनी अपना चेहरा ऊपर उठाकर खिसकते हुए बोली, शुभांग जी,
मुझे कभी अपने से दूर मत कीजिएगा, मैं जी नहीं पाऊंगी। शुभांग की आंखें भी आंसुओं से डूब गई थीं। उसने नंदिनी का आंसुओं से भीगा चेहरा अपनी हथेली में भर लिया। उसके माथे को चूम कर बोला, मुझ पर विश्वास है ना नंदिनी? नंदिनी अपना चेहरा बिल्कुल उसके करीब ले जाकर बोली, विश्वास नहीं होता तो कभी आपके करीब नहीं आती। शुभांग ने उसके गालों को भिगोते आंसुओं को अपने होठों से चूम लिया, फिर उसकी भीगी पलकों को चूम कर बोला, चाहे कुछ भी हो जाए नंदिनी, बस मुझ पर से अपना विश्वास मत खोने देना। तुम्हारे प्यार में शुभांग आर्य अपनी जान भी लुटा देगा, लेकिन कांटे भी बहुत हैं इस राह में, जिनसे होकर तुम्हें गुजरना होगा। नंदिनी ने उसकी आंखों को बारी बारी चूमते हुए कहा, हमारी राह के कांटे मैं अपने हाथों से चुन लूंगी, आप साथ होंगे तो उफ भी नहीं करूंगी। कहकर अपने कांपते होठों को आहिस्ता से शुभांग के होठों पर रख दिया। शुभांग के शरीर में बिजली सी कौंध गई। उसने कस कर नंदिनी को सीने से लगाया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर कोई था जो पर्दे के पीछे छुपा पूरी सतर्कता से इन दोनों पर नजर रखे था। अचानक लाइट आ गई। शुभांग ने शरारत से मुस्कुराकर नंदिनी की आंखों में झांक कर पूछा, आर यू ओके नंदिनी? नंदिनी ने कहा धत, और उसके कंधे पर हल्का सा पुश करके ग्रीन रूम से बाहर भागी। शुभांग का दिल तो मानो उछलकर बाहर ही आ गया। एक पल अपने दिल पर हाथ रखकर मुस्कुराकर नंदिनी के एहसास को महसूस करता रहा। फिर कुछ सोचकर तुरंत नंदिनी की ओर दौड़ा। तभी जाने कहां से एक डंडा आकर उसके पैरों पर जोर से लगा। वो संभल नहीं पाया और लड़खड़ा कर गिर गया। उधर नंदिनी भाग कर चली गई, लेकिन उसने चारों ओर देखा तो वहां बिल्कुल सन्नाटा था। वो घबरा कर वापस ग्रीन रूम की ओर जाने लगी तो अपने सामने एक लड़के को खड़े देखा जो उसे ही घूर रहा था। नंदिनी वापस लिफ्ट की ओर भागी। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और नंदिनी दौड़कर अंदर चली गई। उसने हाथ बढ़ाकर फिफ्थ फ्लोर की बटन दबाना चाहा तो लिफ्ट में खड़े लड़के ने आगे आकर उसे रोक लिया। लिफ्ट नीचे की ओर जाने लगी थी। शायद उस लड़के ने पीछे से बेसमेंट की बटन दबा रखी थी। नंदिनी ने देखा कि उस लड़के ने अपना चेहरा हुडी से काफी कुछ ढक रखा था। वो घबरा कर गुस्से से चिल्लाई, हटो मेरे सामने से। लड़का उसकी आंखों में देखकर बड़ी बेहूदगी से बोला, इतनी भी क्या जल्दी है जाने मन, थोड़ा वक्त इस नाचीज के साथ भी गुजार लो। नंदिनी ने उसे धक्का देकर कहा, ए ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, वरना एक थप्पड़ में धूल चटा दूंगी। अब हटो मेरे सामने से। वो लड़का अब भी अपनी जगह पर खड़ा नंदिनी को देखकर हंसे जा रहा था। बेसमेंट में पहुंचकर लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही नंदिनी बाहर की ओर भागी। तभी किसी ने पीछे से उसका मुंह कस कर दबा लिया। नंदिनी खुद को छुड़ाने के लिए बहुत छटपटाई, लेकिन उन दोनों ने उसे पास में खड़ी बड़ी सी गाड़ी की पिछली सीट पर डालकर एक नंदिनी के बगल में बैठ गया और दूसरे ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उधर शुभांग गिरने के बाद तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। फिर डंडा मारकर किसने उसे रोका? किसी अनिष्ट की आशंका से उसका दिल कांप उठा। लिफ्ट के पास नंदिनी की एक सैंडल पड़ी देखकर उसकी घबराहट और बढ़ गई। उसने देखा कि लिफ्ट की बटन बेसमेंट में शो कर रही थी। दूसरी लिफ्ट से वो बेसमेंट 2 पर जा पहुंचा और जोर जोर से नंदिनी को आवाज देने लगा। थोड़ी दूर पर नंदिनी की दूसरी सैंडल भी मिल गई थी। अब तो उसका शक पक्का हो गया था कि किसी ने नंदिनी को किडनैप कर लिया है, वरना पार्किंग में लेकर क्यों आता। उसने जल्दी से होटल के गेट पर फोन लगाकर कहा, कोई भी गाड़ी गेट से बाहर निकलने मत देना, एक लड़की का किडनैप हुआ है। और वो गेट की ओर भागा। क्रमशः। साथियों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।